राजा चंद्रसेन के 4 बेटे थे और चारों ही बहादुर थे, लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रकांता था। वह भी बेहद सुंदर और रूपवती थी। चंद्रकांता अपने समान किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। वह हर काम में होशियार थी और गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। एक दिन राजा चंद्रसेन ने मदन सेन को उसकी एक गलती पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर मदन सेन चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे प्राणेश्वरी, तुमसे क्या कहूँ और कहने से लाभ भी कुछ नहीं। आज मेरे पिता ने मुझे 7 वर्ष के देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रकांता गश खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर मदन सेन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रकांता पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आकर चंद्रकांता ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? मदन सेन ने कहा, परदेश में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और तुम नाजुक गलीच पर चलने वाली, महलों में रहने वाली, इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने पत्नी को समझाने वाले अंदाज में कहा। चंद्रकांता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, परदेश में कितने भी दुख उठाने पड़े, वे सब आपके साथ रहकर सुख से भी अधिक सुखदायक मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ ही चलूं। मदन सेन ने सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसे तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही होगा कि इसे साथ ले चलूं। यह विचार मन में आते ही मदन सेन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की यह बात सुनकर चंद्रकांता बहुत खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह चंद्रकांता और मदन सेन नगर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो एक उपयुक्त सी जगह देखकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने चंद्रकांता को डस लिया। सांप के डसते ही चंद्रकांता तड़पने लगी। मदन सेन की आंख खुली तो चंद्रकांता को तड़पते और सांप को जाते देखकर वह बेचैन हो गया। कुछ देर बाद चंद्रकांता मर गई। मृत पत्नी को देखकर मदन सेन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु घबरा गए। मदन सेन के मन में विचार आया, जब जीवन संगिनी ही मर गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह चंद्रकांता की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। वह रो रो कर कहता जा रहा था, चंद्रकांता की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। उसी समय उसी जंगल में भगवान महादेव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। माता पार्वती ने जब मदन सेन के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांप रहा है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं लाना चाहता था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? इस पर माता पार्वती ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको अवश्य दूर करना होगा। माता पार्वती की बातें सुनकर शिवजी पार्वती को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या दुख है? मदन सेन ने रोते हुए कहा, आप मेरा दुख क्या जाने, मुझ में तो अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं बची है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मदन सेन की यह बात सुनकर शिवजी को भी उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तू हमसे अपना हाल कह। तब मदन सेन बोला, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया और वह मर गई। उसका वियोग मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही चिता में जलकर प्राण त्याग दूं। मदन सेन की दुख भरी बातें सुनकर महादेव बोले, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन यह शरीर सबको छोड़ना ही पड़ता है। तू ये भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ न आया है और न किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात कर रहा है। यदि तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए मेरा कहना मान और यह विचार त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन सेन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी। उसका वियोग मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसी के साथ मरना चाहता हूँ। मदन सेन के विचार सुनकर महादेव समझ गए कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब उन्होंने कहा, तेरी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष थी
जो वह भोग चुकी है। तेरी उम्र 70 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी आयु के 40 वर्ष अभी शेष हैं। यदि तू अपनी आयु का आधा भाग अर्थात 20 वर्ष अपनी रानी को दे दे तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार हो तो रानी जीवित हो सकती है। महादेव की बात सुनकर मदन सेन ने कहा, मुझे यह स्वीकार है। अब महादेव ने मदन सेन के हाथ में जल देकर उससे 20 वर्ष देने का संकल्प करवाया और रानी के हाथ पैरों पर जल डालने से पूर्व कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता न हो तब तुम यह संकल्प वापस भी ले सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम संकल्प वापस लोगे रानी मर जाएगी। परंतु सावधान, यह बात रानी से मत कहना, किसी समय यह बात तुम्हारे काम आ सकती है। ऐसा कहकर महादेव ने रानी पर जल छिड़का और माता पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण चंद्रकांता उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज मैं बहुत गहरी नींद में थी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन सेन ने कहा, तुम थकी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह कहकर वह सारी बातें छुपा गया। फिर वे दोनों आगे चल पड़े। कई दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया जहाँ एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिए से टिककर हुक्का पी रहा है। दोनों थके हुए थे, इसलिए वहीं बैठ गए। उसी समय मदन सेन ने चंद्रकांता से कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं कुएं पर जाकर पानी पीकर आता हूँ। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊं? चंद्रकांता बोली, मुझे तो अभी प्यास नहीं लगी है, आप जाकर पानी पी आइए। मदन सेन रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब वह चला गया तब चंद्रकांता और फकीर की निगाहें आपस में टकराईं। उसी क्षण चंद्रकांता को उस फकीर पर दिल आ गया। वह फकीर से बोली, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं। फकीर ने कहा, आप भी यहीं रह जाइए और मजे कीजिए। चंद्रकांता ने असमर्थता जताते हुए कहा, दिल तो कर रहा है मगर मेरा पति मेरे साथ है, ऐसे में मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? फकीर ने उपाय बताते हुए कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धक्का दे दो, फिर हम दोनों मजे से रहेंगे। यह सुनकर चंद्रकांता बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। उतने में मदन सेन पानी पीकर लौट आया। चंद्रकांता कहने लगी, अब मुझे भी प्यास लगाई है, चलिए मुझे भी पानी पिला लाइए। मदन सेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तो तुमने मना कर दिया था। खैर, अब प्यास लगी है तो अभी ले आता हूँ। वह पानी लेने गया तो चंद्रकांता भी उसके साथ कुएं तक चल पड़ी। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में अंधा था। उसे क्या पता था कि यह स्त्री उसके प्राण लेने चली है। सच ही कहा गया है, स्त्रियों का मन और चरित्र देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य की क्या बिसात। उनके जाल में अच्छे अच्छे पुरुष फंस जाते हैं। जब मदन सेन कुएं पर पानी भरने लगा तभी चंद्रकांता ने उसे धक्का दे दिया और वह कुएं में गिर पड़ा। फिर वह लौटकर फकीर के पास आ गई। फकीर चंद्रकांता को वहां से लेकर चला गया और दोनों एक बड़े शहर में जा बसे। थोड़े ही दिनों में फकीर ने चंद्रकांता को ऐसा नाच गाना सिखा दिया कि उस नगर में उसके समान कोई नर्तकी नहीं थी। वह नगर भर में प्रसिद्ध हो गई। उसके नाच गाने के कारण फकीर बहुत अमीर बन गया और चंद्रकांता उसके साथ मजे से रहने लगी। चंद्रकांता तो उधर फकीर के साथ मौज में डूबी रही। इधर जिस समय चंद्रकांता ने मदन सेन को कुएं में धक्का दिया, उसी क्षण देवयोग से कुएं में लटकी एक जंजीर उसके हाथ लग गई। मदन सेन ने उस जंजीर को पकड़ लिया और उसमें लटक गया। वह ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, मैंने चंद्रकांता को जीवन दान दिया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्रेम की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा ढोल और रस्सी लेकर कुएं से पानी भरने आया। जैसे ही उसने ढोल कुएं में डाला, मदन सेन ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बंजारा चौंक गया और पूछा, कुएं में कौन है? मदन सेन विनम्रता से बोला, भाई, मैं एक बेबस इंसान हूँ, ईश्वर के नाम पर मुझे बाहर निकालो, मेरी जान बचाओ। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई। उसने मदन सेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरे? अपना हाल मुझे बताओ। मदन सेन बोला, भाई, मैं अपना हाल कैसे कहूँ? जो विपत्ति मेरे ऊपर आई है उसे कहते ही मेरा हृदय फट जाएगा। मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था, तब मैं अपनी प्रिय पत्नी को लेकर जंगल में आ गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक दिन एक सांप ने मेरी पत्नी को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं विलाप कर ही रहा था कि भगवान महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने मुझ पर दया की और मेरी आधी आयु देकर मेरी पत्नी को पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम इसी जंगल में भटकते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कुएं से पानी पीने चला गया। जब वापस लौटा तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है। यह कहकर वह भी मेरे साथ कुएं तक आ गई। जब मैं पानी भर रहा था तभी उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। सौभाग्य से एक जंजीर कुएं में लटकी थी जो मेरे हाथ लग गई और मैं उसमें लटक गया। फिर आप आए और मेरी पुकार सुनकर मुझे बचा लिया। मदन सेन ने अपने दुखी मन से सारा वृत्तांत बंजारे को बता दिया। उसकी व्यथा सुनकर बंजारा दुखी हुआ और चंद्रकांता की करतूत पर अफसोस करते हुए बोला, स्त्री का स्वभाव तो कोई नहीं जान सकता। कसम खाकर सती हो जाए और फिर भी विश्वास न किया जाए। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को गले से लगा लिया और बोला, तुम चिंता मत करो,
भगवान बड़ा दयालु है, वह तुम्हारा भला अवश्य करेगा। फिर बंजारे ने कहा, अगर चाहो तो हमारे काफिले के साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उनकी बात मान ली और उनके साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों में वह काफिला उसी शहर में पहुंचा जहां चंद्रकांता और वह फकीर मौज में रह रहे थे। उस नगर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरा मन कुछ दिन इस शहर में रहने का है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं रुकना चाहूंगा। बंजारे ने कहा, जैसा तुम्हारा मन करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मदन सेन ने बंजारे से विदा ली और शहर में काम की तलाश करने लगा। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। मदन सेन उस व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। व्यापारी भी उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और कुछ ही समय में उसने मदन सेन को अपने व्यापार का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन शांति से बीतने लगे। एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रकांता के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने नगर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को इस नृत्य समारोह में आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रकांता का नृत्य था, नगर के सभी व्यापारी और प्रतिष्ठित जन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। मदन सेन ने भी चंद्रकांता के नृत्य और गायन की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। उसने मन में सोचा, इस प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर वह भी सभा में पहुंच गया। चंद्रकांता सज धज कर साज श्रृंगार में नृत्य करने को तैयार खड़ी थी। उस समय वह किसी अप्सरा के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। चंद्रकांता ने नृत्य आरंभ किया और एक ठुमरी गाई। उसने एक के बाद एक कई राग बड़ी सुरीली आवाज में ऐसे गाए कि महफिल में बैठे सभी लोग मुग्ध हो उठे और तालियां बजाने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतार कर चंद्रकांता को भेंट में दी। चंद्रकांता ने उस अंगूठी को तुरंत पहचान लिया। वह मन ही मन सोचने लगी, बड़ा अद्भुत संयोग है, मेरा पति तो जीवित है और यहीं आ पहुंचा है। अब यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे यह मारा जाए। उसने सोच विचार कर एक योजना बनाई। सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि मैं कोई दर्द भरी रागिनी गाऊं जिससे राजा प्रसन्न हो जाए और फिर उससे इसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। यह सोचकर चंद्रकांता ने करुण स्वर में एक रागिनी गानी शुरू की। उसकी गायन कला और भावनात्मक प्रस्तुति से राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चंद्रकांता से कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, क्या चाहती हो? जो मांगोगी वह दिया जाएगा। चंद्रकांता ने उत्तर दिया, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले यह वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी वह आप मुझे अवश्य देंगे। राजा ने उसे वचन दे दिया। तब चंद्रकांता बोली, आपकी इस सभा में मेरा एक शत्रु, एक चोर बैठा है, कृपया उसे अभी और यहीं मरवा दीजिए। राजा ने कहा, उसे सामने लाओ। चंद्रकांता ने मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने ला खड़ा किया और बोली, इसे जल्लादों के हवाले कर दीजिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही मदन सेन को पकड़कर ले जाने लगे। इस पर मदन सेन का मालिक घबराकर उसके पास आया और बोला, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जो यह तुझे मरवाना चाहती है? मदन सेन ने शांति से उत्तर दिया, मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है। बस आप राजा से मेरी दो बातें सुन लेने का अनुरोध कर दें तो शायद मेरी जान बच सकती है। मदन सेन का मालिक यह सुनकर तुरंत अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उनसे इस बारे में सलाह लेने लगा। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें वरना हम सभी इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह विचार विमर्श कर सभी व्यापारी राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है और उसे अन्यायपूर्वक मारा जा रहा है। वह कहता है कि यदि राजा की आज्ञा से मुझे मारा जा रहा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर मेरी दो बातें अवश्य सुनी जाएं। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, जो कुछ तुम कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। मदन सेन ने राजा से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आपने मुझे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया? इस पर राजा ने चंद्रकांता की ओर देखकर पूछा, कहो, क्या अपराध है इसका? चंद्रकांता बोली, यह इस नर्तकी का चोर है। मदन सेन ने कहा, मैं इस कुलटा स्त्री का चोर नहीं हूँ, यह मेरी पत्नी है। यह मुझे कुएं में खेलते समय छोड़कर उस फकीर के साथ चली आई थी। चंद्रकांता ने स्थिति बिगड़ते देखकर तुरंत कहा, महाराज, मैं इस झूठे को नहीं जानती। ये कौन है मुझे नहीं पता, ये बस मेरा चोर है। मदन सेन ने घृणा से उसकी ओर देखा और बोला, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो वस्तुएं मैंने इसे रास्ते में दी थी वह मेरी अमानत मुझे लौटा दे। चंद्रकांता ने कहा, अच्छा ठीक है, अपने हाथ में पानी लो, हम यही न्याय करेंगे। फिर उसने कहा, पानी लेकर यह शपथ लो कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वही मैं आज इसे लौटा रही हूँ। मदन सेन ने कहा, ठीक है। चंद्रकांता ने अपने हाथ में पानी लिया और बोली, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वही मैं आज इसे लौटा रही हूँ।
जैसे ही उसने हाथ का पानी गिराया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से पूछा, यह क्या हुआ? सच्चाई मेरे सामने स्पष्ट करो। तब मदन सेन ने अपने जीवन की संपूर्ण कथा राजा के सामने रखी। अपने देश निकाले से लेकर अब तक की पूरी बात सबको सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद राजा ने मदन सेन को अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। वहीं उस फकीर को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है, हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्यों कि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।